हाय, वेलकम बैक। तो अब तक हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशन कंपाउंड, जिसमें हमने दो कैटेगरीज बनाई, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड देन वी प्रॉपरली अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आगे बढ़ाया और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी में हमने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट समझा, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट समझा। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट वाज वी डिस्कस्ड। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और हम उसकी मेन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। Okay, there are a few specific terminologies being used in the complex compound. जैसे ligand will be used, homoleptic complex, heteroleptic complex, plexidentate ligand, right? और monodentate, bidentate, tridentate ligands, right? तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, काउंटर आयन। ये सब टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो एक एक करके इन सभी टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट करेंगे एंड वंस वी आर कंफर्टेबल विद द टर्मिनोलॉजी देन वी विल गो अहेड विद दिस चैप्टर। तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी लेक्चर से आपको सभी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। बिफोर गोइंग फॉर टर्मिनोलॉजी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूं। मैं आपको एक सॉल्व करवाना चाहता हूं कि हमें एक्चुअली चैप्टर के लेटर पार्ट में बताया जाता है वैलेंस बॉन्ड थियरी के थ्रू कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन वेटिंग फॉर दैट लॉन्ग। इतना लास्ट तक हम वेट करें अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ा मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एडवांस में थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूं आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी। इसको हम बोले रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इतनी थियरी देख के डरो मत, आप टॉपिक को समझ लो, ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। चलो देखो इधर, मैंने ये दो कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल लिए हैं, FeH2O6 Cl3, K3FeCl6। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आयरन सेंट्रल मेटल है और आयरन 26 नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे इन द फर्स्ट केस x, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x। वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो फर्स्ट केस में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सेकेंड केस में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सभी एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो दोनों ही केसेस में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले मैं आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूं। इफ आई वांट टू मेक आयरन +3, तो क्या करना है, सिंपल है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आयरन का ऑक्सीडेशन आया +3। डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि आयरन का आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आया, इसमें से आपने क्या किया, आयरन +3 बनाया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे ना, कहां से हटाओगे, आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इनर शेल से। तो आपके पास बन गया 3d5, 1 2 3 4 एंड 5। 4s0 4p0 4d0।
ये आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बात को ध्यान से समझो। आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड के जो मेटल्स होते हैं वो s ब्लॉक होते हैं, आयरन d ब्लॉक में आता है। लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, मतलब ट्रांजिशन मेटल की साइज छोटी है। ऊपर से इसके ऊपर +3 चार्ज भी अवेलेबल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। और इसके पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, पूरे खाली ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। तो बाय यूजिंग दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स इट कैन अट्रैक्ट द लोन पेयर। तो यहां से वाटर आता है, HOH। वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट कर देता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल दूसरा लोन पेयर डोनेट कर देता है। ईच वाटर मॉलिक्यूल विल डोनेट वन लोन पेयर एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे आंसर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। 6 वाटर ही क्यों अटैच हुए, 4 क्यों नहीं हुए, 2 नहीं हुए, या 8 9 10 क्यों नहीं हुए? तो दैट एवरीथिंग वी विल आंसर इन बीबीटी। अभी तो मैंने आपको बता रखा है कि 6 वाटर कंबाइन हुए, तो आप ये समझो कि 6 वाटर कैसे। डोंट गो फॉर वाई ओनली 6 और वाई 6, इसका आंसर मैं वीबीटी में करूंगा, वेट फॉर इट। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि यहां पे अगर आपको दिया हुआ है कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? तो ट्रांजिशन मेटल यानी आयरन +3 प्रोवाइड कर रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और उस एम्प्टी ऑर्बिटल्स में वाटर आ रहा है अपना लोन पेयर डोनर बन के। एक वाटर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये देखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर एक साथ डोनेट नहीं हो सकते, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आ जाएगा। क्या मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आ जाएगा? देखो, 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। एक एक बात सिंपल से समझो, लाइक दिस, ये आपने दिस इज द डायरेक्शन, राइट? एक ऑर्बिटल का डायरेक्शन ये है, दूसरे ऑर्बिटल का डायरेक्शन ये है, ठीक है? क्योंकि वाटर में इनका जो एंगल होता है, दिस एंगल इज स्लाइटली मोर देन 109 डिग्री, ठीक है? और ये मेटल है, ठीक है? तो या तो ये लोन पेयर जाके अटैच होगा, या फिर ये लोन पेयर जाके अटैच होगा। ये दोनों तो जाके इससे अटैच नहीं हो सकते, ठीक है? तो आप एक बात को एज अ थंब रूल याद रखो, वन मेटल एटम, सॉरी, वन एटम can donate maximum one lone pair. One atom can donate lone pair maximum to one atom, right? ये बात आपको एज अ थंब रूल याद रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर पे 2 लोन पेयर है, लेकिन एक ही डोनेट करेगा। तो एक वाटर ने एक लोन पेयर डोनेट किया, सेकंड वाटर ने एक लोन पेयर डोनेट किया, थर्ड वाटर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ वाटर, सिक्स वाटर, 6 वाटर अटैच करने। तो एवरी टाइम आयरन प्रोवाइड्स द एम्प्टी ऑर्बिटल, वाटर प्रोवाइड्स द ऑर्बिटल विथ लोन पेयर, और ये वाटर के लोन पेयर वाला ऑर्बिटल आके ट्रांजिशन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है? सेम थिंग हैपेंस इफ क्लोराइड कम्स। अगर वाटर की जगह क्लोराइड आया, तो क्लोराइड में भी क्लोरीन के ऊपर 4 लोन पेयर है। हैलोजन है ना क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और मैंने कहा क्लोराइड Cl माइनस, तो माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 लोन पेयर है। और मैंने आपको बताया एक बार में एक से ज्यादा डोनेट नहीं होता, ठीक है? फाइन, सिंपल। एक क्लोराइड आया, उसने अपना लोन पेयर आयरन को दे दी, एक लोन पेयर। सेकंड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड, फोर्थ क्लोराइड, फिफ्थ क्लोराइड एंड सिक्स क्लोराइड। या फिर वन वाटर, सेकंड वाटर, थर्ड वाटर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल एंड सिक्स वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में से कुछ भी अटैच हो गया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, कोई लोन पेयर डोनर तो होना चाहिए।
अगर लोन पेयर डोनर ही नहीं होगा, अगर वाटर नहीं आएगा, क्लोराइड नहीं आएगा, अमोनिया नहीं आएगा, कोई भी लोन पेयर डोनर नहीं आएगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वन एम्प्टी ऑर्बिटल, वन फुल ऑर्बिटल, वन एम्प्टी वन लोन पेयर, दैट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपको ये हो गई कि आपके पास एक्चुअली एक एम्प्टी ऑर्बिटल, सॉरी, एक लोन पेयर डोनर होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई एक लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए। यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में लोन पेयर एक्सेप्टर होता है ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक का कोई मेटल, एफ ब्लॉक का भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम डिस्कस करते हैं अबाउट डी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होती यूज करने के लिए, लेकिन हाँ, सिमेट्री मैच करनी चाहिए, डोनर ऑर्बिटल की सिमेट्री और एक्सेप्टर ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच करनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है और ये मेटल है, तो या तो ये वाला एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है या फिर ये वाला एक लोन पेयर डोनेट हो सकता है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं हो सकते। जब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। बात टर्मिनोलॉजी की जब आती है तो मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूं, यहां जो लोन पेयर डोनर है, जैसे वाटर है, क्लोराइड है, अमोनिया है, जो भी लोन पेयर डोनर है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। ओके। जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जैसे आयरन +3, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब सेंट्रल मेटल और लिगेंड को मिला के जो एंटिटी बनती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि यहां पे सेंट्रल मेटल और लिगेंड है, ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है। क्योंकि आयरन सेंट्रल मेटल है और क्लोराइड लिगेंड है, दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मेटल पे तो चार्ज की क्या पॉसिबिलिटी है, चलो बताओ, मेटल पे चार्ज की क्या पॉसिबिलिटी है? मेटल पे कभी चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेटल का चार्ज हो सकता है जीरो या पॉजिटिव। मेटल का चार्ज क्या हो सकता है? जीरो या पॉजिटिव। जैसे आयरन पे चार्ज जीरो और आयरन +3 पे चार्ज +3, फेरस पे चार्ज +2, फेरिक पे +3, लेकिन आयरन पे कभी माइनस नहीं होता। कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होता है? मेटल और लिगेंड को मिलाने के बाद क्या चार्ज होता है? तो मेटल और लिगेंड को मिलाने के बाद चार्ज कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आयरन का कॉम्प्लेक्स बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो FeCO5, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज जीरो, आयरन एटम यूज किया है, इस पे भी चार्ज जीरो, तो ओवरऑल चार्ज भी क्या हो गया? तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जीरो हो सकता है। यहां आयरन का चार्ज +3 और क्लोरीन का -6, 6 क्लोरीन का -6, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ कॉम्प्लेक्स के ऊपर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना हुआ? -3। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहां पे चार्ज कितना होगा? +3, क्योंकि आयरन का +3 और वाटर का 0। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल का चार्ज जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, जीरो या पॉजिटिव। जैसे आयरन, आयरन यहां पर है जीरो और यहां पर है +3, तो मेटल का चार्ज जीरो या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल प्लस लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयन चाहिए, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। सो आई वुड से iron required to satisfy charge over
coordination sphere over coordination sphere is called counter ion। और इसको पहचानना बहुत आसान है। मेटल और लिगेंड को मिला के बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेटल और लिगेंड को मिला के बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो भी कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ है, if there is anything outside the coordination sphere, we will call it as counter ion। For example, यहाँ पे आयरन और वाटर ने मिला के बनाया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके बाहर वाले जो आयन है वो है काउंटर आयन। आयरन और क्लोराइड ने मिलके बनाया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर के जो आयंस हैं उन्हें हम कहेंगे काउंटर आयन। तो यहाँ पे काउंटर आयन क्लोराइड है, नेगेटिव है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। यहाँ काउंटर आयन नेगेटिव पॉजिटिव होगा पोटेशियम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है। यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सी टर्मिनोलॉजीज बताई? मैंने आपको बताया लिगेंड। लिगेंड का मतलब होता है लोन पेयर डोनर, ठीक है। और लोन पेयर डोनर मतलब लुईस बेस। तो लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर्स एंड दे आर लुईस बेस। फिर मैंने आपको बताया सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ट्रांजिशन मेटल हु एक्सेप्ट्स द लोन पेयर। लोन पेयर एक्सेप्ट करना मतलब लुईस एसिड। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, और लिगेंड को बोलते हैं लुईस। ठीक है। तो एक तो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई लिगेंड। लिगेंड का मतलब शॉर्ट में लिख सकते हो, याद रख सकते हो, लोन पेयर डोनर। फिर दूसरा बताया आपने, मैंने आपको सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन हु ट्रांजिशन मेटल आयन विच एक्सेप्ट्स द लोन पेयर। लिगेंड बिहेव करता है लुईस बेस की तरह, और सेंट्रल मेटल एटम और आयन बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बताया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? मेटल एंड लिगेंड, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस पे चार्ज प्लस या माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है sum of the charge over metal and ligand. Sum of the charge over matter and ligand can be positive, negative and even sometimes zero. इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो आयन आता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए, इन अदर वर्ड्स जितने लोन पेयर अटैच हुए, जितने लोन पेयर मेटल ने एक्सेप्ट किए, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। क्लियर हो गई टर्मिनोलॉजी? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ लिगेंड होता है क्या? नंबर ऑफ लिगेंड नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बी क्लियर अबाउट। कभी कभी ऐसा होगा, एक ही लिगेंड आएगा, लिगेंड में बहुत सारे डोनर एटम होंगे। ध्यान से सुनना। एक लिगेंड आया, उसमें 6 डोनर एटम है अलग अलग, और सबने मेटल को लोन पे डोनेट किया। तो लिगेंड कितना? एक। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने? 6। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 और 6, 6। तो लिगेंड जितने होते हैं उतना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है, नॉट नेसेसरीली। हाँ, अगर कोई लिगेंड 2 लोन पे डोनेट करता है, एक लिगेंड 2 लोन पे डोनेट, तो कोऑर्डिनेशन, और उसमें 4 लिगेंड, 3 लिगेंड अटैच, एक लिगेंड डोनेट करता है 2 लोन पेयर, एक लिगेंड डोनेट करता है 2 लोन पेयर, और टोटल 3 लिगेंड प्रेजेंट है। 3 into 2 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट्स नॉट नंबर ऑफ लिगेंड, इट्स नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, इसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल प्लस लिगेंड मिला के कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद लिगेंड क्या होता है, द लोन पेयर डोनर which donates lone pair to the transition metal। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। आई थिंक ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है सुपरफिशियली। इन सब के बारे में अब मैं बाद में एक एक करके डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, चलो। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट विच कैन डोनेट अ लोन पेयर। ऐसा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जो लोन पेयर डोनेट कर दे। दूसरा, सेंट्रल मेटल एटम के पास ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए जहां पे वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, अब सोडियम मेटल है, Na+ आयन है, का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p6, 2d तो होता नहीं है, मतलब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो सोडियम आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन आयरन में हमने देखा पूरा वैलेंस शेल खाली पड़ा है। ठीक है, 4s 4p 4d इनमें स्पेस है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक आपको चाहिए डोनर, को बोलेंगे लिगेंड, एक आपको चाहिए एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के का मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और उसके बाद डोनर के ऑर्बिटल की सिमेट्री और एक्सेप्टर के ऑर्बिटल की सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से ओवरलैप कर पाए। द सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर शुड मैच। ये कंडीशंस को ट्रांजिशन मेटल आयंस बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आयरन 0 भी हो सकता है, आयरन +2 भी हो सकता है, आयरन +3 भी हो सकता है, और साथ में ट्रांजिशन मेटल की साइज भी छोटी होती है। ठीक है, अब above requirements are very well satisfied transition elements, so they form the complex compound। अब nature of complex compound will depend on the transition element। आयरन से बनने वाला ट्रांजिशन, आयरन से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अलग होगा, कोबाल्ट से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अलग होगा, कॉपर से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अलग होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन+2 से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अलग होगा और आयरन+3 से बनने वाला कॉम्प्लेक्स अलग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ लिगेंड, आयरन+2 को वाटर के साथ, आयरन+3 को वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ तो अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आयरन+3 का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ तो अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक एक करके जो टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की। हमने बात किया लिगेंड के बारे में, हमने बात किया सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में, हमने बात किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में, हमने बात किया कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब इन सबको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा डिस्कशन है लिगेंड का, बाकी डिस्कशंस जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनर। Ligand word has come from the Latin word that is ligare। Ligand word has come from the ligare which means to bind। तो ligand क्या होता है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे अमोनिया, जैसे वाटर। ये कोई एनायन हो सकता है जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। कैटायंस ये थोड़ी रेयर कैटेगरी है, जैसे NH2 हाइड्रेजीनियम आयन की बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर है, हाइड्रेजीनियम। डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड लिगेंड। तो जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, वाटर, या कोई नेगेटिव आयन हो सकता है जैसे साइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी नेगेटिव आयन। The ligand attached to the central metal ion through the coordinate covalent bond or the dative bond। मेटल प्रोवाइड करेगा एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड प्रोवाइड करेगा लोन पेयर।
unequal sharing of electron. One is providing empty orbital, zero contribution of electron. Ligand is providing 2 electrons. Unequal sharing of electron, matlab coordinate covalent bond will be formed. So that's called ligand. Now, the ligand acts as a donor. It donates at one or more lone pair to the central metal atom or ion, and central metal atom or ion acts as acceptor. अगर वाटर लिगेंड है और आयरन +3 सेंट्रल मेटल है, तो वाटर लोन पेयर डोनेट करेगा और आयरन +3 लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा. सो लिगेंड को बोलते हैं लुईस बेस और सेंट्रल मेटल को बोलते हैं लुईस एसिड. आगे बढ़ते हैं. अब हमने लिगेंड्स का अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया है. पहला क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर. कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं. दैट्स कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड. अगर कोई लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड. अगर कोई लिगेंड 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेड लिगेंड. 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो टेट्राडेंटेड लिगेंड. 5 डोनेट कर सकता है तो पेंटाडेंटेड लिगेंड. 6 डोनेट कर सकता है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड. तो डेंटिसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा. 6 तक करते हैं, उसके ज्यादा नहीं करते. ठीक है. तो हमारे लिए इसमें पढ़ने का क्या है, इसमें हमें एग्जाम्पल्स पे फोकस करना. ठीक है. ये एग्जाम्पल्स हमें नोमेनक्लेचर के टाइम काम आएंगे. ठीक है. क्योंकि मुझे जरूरत यह है कि मुझे पता चलना चाहिए कि जब ये टीओ, ONO थ्राइस, NO2 ट्वाइस, CO3, ये कॉम्प्लेक्स मुझे दिया हुआ. आप डरो मत फॉर्मूला को देख के, आपको दिया हुआ है. अब मैं आपसे इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने को बोलता हूं, या मैं आपसे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए बोलता हूं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि NO, ONO, NO2 और CO3 ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं. राइट. ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स है. इसका मतलब ये एक एक लोन पेयर डोनेट करते हैं. तो यहाँ पे आए टोटल 3 लोन पेयर, यहाँ पे आए 2 लोन पेयर और यहां से आया 1 लोन पेयर, मतलब 6 लोन पेयर आ गए. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6. फिर मुझे इनका नाम भी पता होना चाहिए. ये नाइट्राइटो O है, ये नाइट्राइटो N है, ये कार्बोनेट है. तो इसलिए क्लासिफिकेशन तो सिंपल है. मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड, जितने लोन पे डोनेट किए. और मुझे पता तो चलना चाहिए कि टेट्राडेंटेड लिगेंड कौन सा है. अगर एग्जामिनर ने मुझे लिख के दिया EN, अब मैं क्या करूं इसका, मुझे तो एग्जांपल लर्न ही नहीं किया है. ठीक है ना. तो ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन डेफिनेशंस विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स विल बी वेरी वेरी. मैं 2 तरह से एग्जांपल्स मार्क करूंगा. कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो बहुत रेयरली यूज होते हैं एंड दे आर ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम. एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स which are very 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 important for board exam, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा. मैं आपको बताता जाऊंगा. ठीक है. ये जितने भी लिगेंड्स लिखे हुए हैं ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं. राइट. अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करता है, वाटर एक लोन पेयर डोनेट करता है, फॉस्फीन PH3, कार्बन मोनोऑक्साइड. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स अ lone pair donor and here the carbon is the electron donor. ये बात याद रखना. नॉर्मली पीपल मेक मिस्टेक, यहां पे भी टाइपिंग एरर हुआ है, ऑक्सीजन लिखा है. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज अ लोन पेयर डोनर. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है. इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वी विल टॉक अबाउट दिस, याद रखना. ठीक है. नाइट्रोसिल ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोसिल, पायरिडिन,
पायरिडिन का फॉर्मूला आप ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, दिस इज पायरिडिन। बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन होते हैं ना, जैसे एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो तो 5 कार्बन रह जाएंगे, ठीक है, 5 कार्बन में रह जाएंगे और एक नाइट्रोजन आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पायरिडिन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अब ये जो फॉस्फीन है ना, फॉस्फीन, इसमें 3 हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दो, C6H5, फिनाइल ग्रुप, तो ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आई शुड नॉट राइट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली, वो हाईलाइट करने के लिए लिख दिया, बट इट इज C6H5 होल थ्राइस। ये जो पूरा है, फॉस्फीन में फिनाइल ग्रुप आ गए, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, कुछ लोग बोलते हैं एक मोनोडेंटेड लिगेंड। नॉर्मली इट बिहेव्स लाइक अ मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है ना वो 120 डिग्री है, तो इट डज नॉट easily uh, it is not easily possible to donate this lone pair and this lone pair to the central metal, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो नॉर्मली 2 में से एक ही डोनेट होता है। तो कार्बोनेट को मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में ही रखेंगे। बाइडेंटेड ये कब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन एक मेटल को लोन पेयर डोनेट कर देता है और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे मेटल को डोनेट कर देता है, तो ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है, बट रिमेंबर कार्बोनेट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। अच्छा, एक बात और याद रखना, इन सबके चार्ज आपको याद रहने चाहिए। कुछ तो चार्ज आपको ऑलरेडी पता है ना, जैसे हाइड्रोक्साइड का चार्ज -1, क्लोराइड का -1, साइनाइड का -1, कार्बोनेट का -2, ऑक्साइड का -2, पेरोक्साइड का O2-2, राइट। तो ये चार्ज आपको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। अगर आप ये चार्ज याद नहीं रखोगे ना, तो फिर जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का टाइम आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये इनको लाइटली मत लेना, ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इस टेबल का एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आ सकता, राइट। ईच एंड एवरी एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल देखो, जो NO2 होता है ना, ये 2 तरह से लोन पेयर डोनर हो सकता है। एक हो सकता है N डबल बॉन्ड O, और दूसरा हो सकता है ONO। समझना बात को, ये दोनों NO2 है, NO2-, लेकिन यहां पे क्या है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनर है और यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर का डोनर है, ठीक है। तो इसको नाइट्राइटो बोलेंगे, नाइट्राइट, नाइट्रो, और यहाँ पे डोनर है नाइट्रोजन और यहाँ पे डोनर है ऑक्सीजन। तो नॉर्मली हम, वैसे यहाँ पे लिखा है नाइट्रो और नाइट्राइट, लेकिन हम इसको नॉर्मली मेंशन करते हैं नाइट्राइटो N, और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O एंड नाइट्राइटो N, क्योंकि NO2 का ऑक्सीजन डोनर है और नाइट्रोजन का, NO2 का नाइट्रोजन डोनर है। तो ये एग्जांपल भी बहुत क्रूशियल है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर में इनके बारे में एक बार फिर से बात करूंगा। दिस इज थायोसाइनेट, दिस इज एसीटेट, एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन हटा दो, एसीटेट, एंड दिस इज एजाइड आयन। ये थोड़ा रेयरली यूज होगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयरली यूज्ड, बाकी सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। तो दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड, ये स्ट्रक्चर देख के डरना मत, देखो आप, डोंट वरी अबाउट इट, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे कॉमन ये वाला एग्जांपल EN, मैं आपको समझाता हूं इसको। EN ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्चुअल नेम है इथेन
1,2 डाई अमाइन, या इसका कॉमन नेम है इथाइलीन डायमाइन। अब देखो, ईथ का मतलब 2 कार्बन, कॉमन नेम में आइलीन का मतलब एडजेसेंट कार्बन से वैलेंसी फ्री है, और डायमाइन मतलब NH2NH। तो ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर का डोनर और ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर का, दो नाइट्रोजन बन गए लोन पेयर के डोनर, दैट इज इथाइलिन डायमाइन। इसको थोड़ा ऐसा नाइट हाइड्रोजन को अलग से शो कर दिया, फिर ये डोनर किया है, लोन पेयर डोनेट किया है तो उसको एरो से शो कर दिया, तो थोड़ा स्ट्रक्चर डरावना लग रहा है कुछ बच्चों को, ठीक है, लेकिन ये इतना डरावना नहीं है, एक्चुअली इट इज लाइक दिस। सेम ऑक्सलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या है, सिंपल है, देखो कार्बोक्सिलिक ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, ऑक्सैलिक एसिड, इसके हाइड्रोजन हटा दो तो बन गया ना ऑक्सलेट। और स्ट्रक्चर कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट, देखो कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, COOH और COOH। करना क्या है, कुछ नहीं, यहां से एक H+ हटा दो, यहां से एक H+ हटा दो, बन गया ऑक्सलेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप सबको पता है, नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट। डायपाइरिडाइल, अरे पाइरिडिन का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन लगा दो तो पाइरिडिन, बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन लगा दो तो पाइरिडिन, और दोनों पाइरिडिन को कंप्लीट का दोनों पाइरिडिन को कनेक्ट कर दो ऑर्थो पोजीशंस पे से, तो डायपाइरिडाइल। ये स्ट्रक्चर भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखना, जब जब भी इथेन 1,2 डायमाइन हम यूज करेंगे तो उसके फॉर्मूला में ऐसा पूरा नहीं लिखते, उसके फॉर्मूला में जैसे यहाँ पे देखो, एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, NH2 NH2, ठीक है, ये इथेन 1,2 डायमाइन, और ये आके कॉपर+2 से अटैच हो गए। तो इसका जब मुझे फॉर्मूला लिखना होगा ना, हाउ वुड आई राइट इट एज, लाइक कॉपर, और इस पूरा CH2 CH2 NH2 NH2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, En। हाउ मेनी En, 1 and 2। अब इथेन 1,2 डायमाइन तो मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है ना, इस पे तो कोई चार्ज तो नहीं है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो कॉपर का चार्ज और +2 और इसका चार्ज 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी जगह पे ये होता डायपाइरिडाइल, तो हम फॉर्मूला में पूरा ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे DIPY, डायपाइरिडाइल। अब आता है ग्लाइसिनेटो या ग्लाइसिनेट। देखो, ग्लाइसिन एक पहला अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमाइनो का मतलब NH2 और एसिड का मतलब COOH, तो ये बन गया अमाइनो एसिड, ये पहला अमाइनो एसिड बना, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसमें से ये हाइड्रोजन हटा दो, तो एसिड की जगह सॉल्ट हो गया या नेगेटिव आयन हो गया, ग्लाइसिनेट। अब एक लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल बाय आइडेंटिटी लिखे, DMG, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। देखो CH3 CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये डायमिथाइल, डबल बॉन्ड NO-, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो ये लोन पेयर का डोनर और ये भी लोन पेयर का, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
बोर्ड एग्जाम में ज्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। Similarly, this is also mostly for competitive exam. This is not much useful for board exam. This is acetyl acetato. Acetyl acetato is also important. Acetyl acetato is also most important only for competitive exam. This is not much important for board exam. तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो फॉर बोर्ड एग्जाम वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ethane 1,2-diamine, right? And we have glycinate and कार्बोनेट को मैंने आपको कहा था ये कंट्रोवर्शियल है, तो मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों में काउंट कर सकते हैं, बट मोस्टली इसको मोनोडेंटेट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिनेट, इथेन 1,2-डायामाइन एंड ऑक्सलेट, ये तीन जो है ना 1 2 3 एंड टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड ये 4, ये 4 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप एक बात समझो, मैं बाइडेंटेट लिगेंड्स को फर्दर क्लासिफाई कर देता हूं। सर्टेन बाइडेंटेट लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड into categories like homoleptic symmetrical bidentate and asymmetric bidentate ligand और unsymmetric bidentate ligand। क्या मतलब होता है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट? ध्यान से समझो, देखो बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब दो डोनर एटम्स है, पूरे मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम है, तो वो बन गया बाइडेंटेट लिगेंड। इतना तो क्लियर है आपको? अब क्या होता है अगर दोनों डोनर एटम सेम है, दोनों डोनर साइट्स आइडेंटिकल है, तो सिमेट्रिक। दोनों डोनर साइट्स आइडेंटिकल नहीं है तो एसिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये डोनर साइट NH2 NH2 एकदम सिमेट्रिक डोनर साइट्स है, CH2 NH2 CH2 NH2, तो ये एक सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। ऑक्सलेट C+O- आइडेंटिकल डोनर साइट्स होगी, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन इसको देखो ग्लाइसिनेटो में क्या है, या ग्लाइसिनेट आयन में क्या है, एक डोनर साइट है ऑक्सीजन और दूसरी डोनर साइट है नाइट्रोजन, एक डोनर साइट है ऑक्सीजन, दूसरी डोनर साइट है नाइट्रोजन, तो ये हो गए अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड आइडेंटिकल डोनर साइट्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोथ डोनर साइट्स आर डिफरेंट, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ बड़ी बात नहीं है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक वर्ड से क्लियर हो जाता है। तो जहां पे डोनर साइट्स आइडेंटिकल है, CH2 NH2 CH2 NH2 सिमेट्रिक है, C+O- सिमेट्रिक है, C+O- एंड NH2 डिफरेंट है, एसिमेट्रिक। समझ में आ गया? चलो ठीक है। पाइडेंटेट लिगेंड, तीन पाइरिडिन को कंबाइन कर दो तो एक पाइरिडिन क्या होता है? मोनोडेंटेट। ये एक पाइरिडिन, ये दूसरा पाइरिडिन, और ये थर्ड पाइरिडिन, और इनको कनेक्ट कर दिया 1 2 2 2 डैश 2 डबल डैश, यहां से ही अटैच है ना, तो इसको बोला 2, इसको बोला 2 डैश, इसको बोला 2 डबल डैश। ट्राइपाइरिडिन is a donor of 3 lone pair, only important for competitive exam, not much important for board exam। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, इसको लिखते हैं डाइइन। डाइइथाइलिन, देखो इथाइलिन का मतलब क्या होता है? CH2, इसको मैं सिंप्लीफाई करके नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, CH2 बॉन्ड CH2। आपको ऐसे याद नहीं रखना है, मैं तो टेक्सचुअल स्ट्रक्चर है ये, आपको ऐसे याद रखना है। डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन मतलब NH2 NH NH2, डाइइथाइलिन 1 2, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन NH2 NH NH2, तो डोनर साइट हो गई 1 2 एंड 3, ये बन गया ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके, नाउ फर्दर
टेट्राडेंटेट लिगेंड, नाइट्राइल एसीटेटो। नाइट्राइल एसीटेटो की स्ट्रक्चर देखो, डरो मत, समझ लो। एक नाइट्रोजन लिखो, एसीटेट ग्रुप CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो 4 डोनेशन साइट हो गई ना, एसीटेट का 1, एसीटेट का 2, एसीटेट का 3 और नाइट्रोजन का 1, 4। तो ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या हो गया? टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसके बाद में ट्राइन, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ट्राई इथाइलिन डायमाइन, सॉरी, ट्राई इथाइलिन, नाम पे ध्यान दो, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, एसीटेट नहीं है, सॉरी, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। इथाइलिन 3 बार लिख दो, CH2 CH2, एक बार इथाइलिन लिखा, CH2 CH2 दूसरी बार इथाइलिन लिखा, CH2 CH2 तीसरी बार इथाइलिन लिखा, टेट्रामाइन 1 2 3 एंड 4। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, थर्ड, फोर्थ। ये हो गया ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन या फिर नाइट्राइल एसीटेटो। ठीक है, दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स हम बोर्ड एग्जाम्स में रेयरली यूज करते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। ट्राइडेंटेट लिगेंड में से ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइडेंटेड लिगेंड्स में मैंने आपको 4 एग्जांपल बताया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए चारों एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, और मोनोडेंटेड के सभी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट द लास्ट वन। पेंटाडेंटेड लिगेंड इज ओनली फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमाइन ट्राइएसीटेट, इथाइलिन डायमाइन ट्राइएसीटेट 1 2 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन, ट्राइएसीटेट CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। 1 2 और ये 3 नेगेटिव, टोटल 5 लोन पेयर डोनेट हो गए, दैट इज पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब आता है द बाप ऑफ ऑल लिगेंड्स, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड जिसकी स्ट्रक्चर ही एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसके यूजेस तो पूछते ही हैं, उसकी एप्लीकेशन तो पूछते ही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी स्ट्रक्चर ही एग्जाम में पूछ लेते हैं। EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, बहुत सिंपल है बिल्कुल। ये एग्जांपल को देख के डरो मत, वैसे तुम्हें डराने के लिए ही बनाया था मैंने ये, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें से सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। इथाइलिन डायमाइन, अभी मैं नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं इसलिए हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाई बाद में तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूंगा। टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4, फिनिश हो गया। CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट will be इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसका आपसे एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसके सभी के एग्जांपल्स आपको जो जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो याद रखने हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं,
मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। ये पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इनमें से सभी के स्ट्रक्चर्स आपको पता है, ठीक है। इसमें एजाइड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, N3 माइनस। बाइडेंटेड लिगेंड में 4 एग्जांपल्स याद रखने हैं। इथाइलिन डायमाइन, जिसको EN बोलते हैं, ऑक्सलेट, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद ग्लाइसिनेट और डायपाइरिडाइल, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, और बाकी के हमने लिखे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये वाला कंट्रोवर्शियल है, अ फ्यू पीपल कीप इट एज द बाइडेंटेड, अ फ्यू पीपल कीप इट एज मोनोडेंटेड। वी विल फॉलो इट एज अ मोनोडेंटेड, ओके। अगर दोनों डोनर साइड सेम है तो हम सिमेट्रिक, दोनों डोनर साइड्स डिफरेंट हैं तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड। फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल याद रखना है, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। फिर यहां पे एक एक बढ़ा दो, ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन, ठीक है। तो 1 2 3 4 टेट्रामाइन, 4 लोन पे डोनेट हो जाएंगे। पेंटाडेंटेड में इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, फिर एक एसीटेट बढ़ा दो तो EDTA बन जाएगा, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, दैट इज EDTA, ओके। अब आते हैं आगे, ये कुछ ये एग्जांपल सब हमने डिस्कस कर लिए, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन हम डिस्कस किया, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन डिस्कस किया, ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन डिस्कस किया, ट्राइइथाइलिन याद है ना कि डिस्कस किया था अभी, ट्राइइथाइलिन इथाइलिन टेट्रामाइन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जब एग्जाम में इसका फॉर्मूला दिया होगा या आपको इनका फॉर्मूला लिखना होगा कंपाउंड के अंदर, तो आप ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे, राइट। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स में हाईलाइट कर रहा हूं स्पेशली, ये तो कम से कम आप याद रखना, इसके बिना आपका एग्जाम में काम नहीं चलेगा। ऑक्सलेट, EDTA, DIPY, एसिटाइल एसीटेटो, डाइइथाइलिन, एसिटाइल एसीटेटो का स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है बाइडेंटेड लिगेंड में, दिस वन एसिटाइल एसीटेटो, राइट। EN का मतलब इथेन 1,2 डायमाइन, डाइन का मतलब डाइइथाइलिन ट्राइमाइन, ट्राइन का मतलब ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन, ठीक है। जितने इन उससे एक ज्यादा अमाइन होता है, यहाँ पे एक इन है इथाइलिन तो डायमाइन है, यहाँ डाई इन है तो मतलब डाइइथाइलिन तो अमाइन 3 होंगे, यहाँ ट्राई इन है मतलब ट्राई इथाइलिन तो अमाइन 4 होंगे, टेट्रामाइन। एसिटाइल एसीटेटो DIPY, डायपाइरिडाइल, 2 पाइरिडिन को कनेक्ट किया था ना हमने इस तरह से, ये एक पाइरिडिन और ये दूसरा पाइरिडिन, दोनों को कनेक्ट कर दिया डायपाइरिडाइल, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आप याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको नेमिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेमिंग में काम आएंगे, ठीक है। इन सबकी स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। पहले बात होगी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की। देखो, मैं लिगेंड्स को अगर डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करता हूं, लिगेंड्स को डेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करता हूं, तो मेरे पास क्या होता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। अगर मैं इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो कह सकता हूं वन एंड मोर देन वन, वन एंड मोर देन वन। तो वन का मतलब हो गया मोनोडेंटेड और मोर देन वन का मतलब हो गया पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो मोनो एंड पॉली, दो कैटेगरी हो गई। अब देखो ध्यान से, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, कौन, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड, EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी को शो करता है।
हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब हमेशा 6 लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसा नहीं होता, लेकिन अप टू 6 डोनेट कर सकता है। मतलब इट इज हेक्साडेंटेड बट मे बिहेव लाइक पेंटा, may behave like tetra, may behave like tri, may behave like bi, may behave like mono। तो वो क्या हो गया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऑल polydentate ligands are flexidentate ligand, they can donate, they can donate lone pair up to their maximum capacity, they can donate any number of lone pair up to their capacity। अगर bidentate है तो मोनो की तरह भी बिहेव कर सकता है, बाई की तरह भी कर सकता है। अगर ट्राइडेंटेड है तो मोनो बाय ट्राई की तरह बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक बार इस थियरी को रीड कर लेना। इट इज रिटन व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन। जैसे इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड है, बट इट मे बिहेव लाइक पेंटा और टेट्रा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, राइट। सल्फेट आयन है, इट मे बिहेव लाइक मोनोडेंटेट लिगेंड ऑल्सो। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में पहले मैंने शॉर्ट में बात की थी, अब डिटेल में बात करूंगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखो साइनाइड की स्ट्रक्चर देखो, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अरे ऐसे कैसे मोनोडेंटेट हो गया, के पास तो दो लोन पेयर हैं और दो अलग अलग एटम है। सर आपने तो कहा था एक एटम एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये तो दो लोन पेयर है तो दो एटम डोनेट करने चाहिए। एग्रीड एग्रीड, आपकी बात को समझाता हूं मैं आपको, समझो ध्यान से। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर। इस पेंसिल को समझो, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया करो, विच इज नॉट सो कॉमन। वेल, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर, और ये मेटल है। तो इसको लोन पेयर डोनेट किया, कर दिया, दिस लोन पेयर हैज डोनेटेड। तो ये वाला कैसे डोनेट होगा, ऐसे पेंसिल को बेंड कर सकते हो क्या, ऐसे बेंड करके यूं कर दोगे डोनेट, नहीं हो सकता ना। तो या तो ये फ्रॉम दिस साइड इट विल डोनेट और फ्रॉम दिस साइड इट विल डोनेट। तो मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग टू डोनेशन साइट्स, मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग टू डोनेशन साइट्स, मतलब लोन पेयर तो एक ही डोनेट करना है लेकिन ऑप्शन दो है, उसको कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे साइनाइड एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। सिमिलरली ओ माइनस एनओ, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन डोनेशन के दो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो नाइट्राइटो और नाइट्रो, अगर नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किया तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रो, ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट किया तो हम उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। सिमिलरली कार्बन के थ्रू डोनेट किया तो उसको बोलते हैं साइनाइड, और नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट किया तो हम उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ओके, सिमिलरली थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो ये है मोनोडेंटेट लिगेंड। ध्यान से देखो, देयर आर सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव टू और मोर डोनर एटम्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ओनली वन डोनर एटम। दो डोनर हैं but only one of them can donate at a time, which is called ambidentate ligand, right। उसके बाद आता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट, चिलेट जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब है चीले, क्लॉ, ग्रीक वर्ड है चीले, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से समझना, मैं आपको एक बात समझा। NH2, NH2, CH2, CH2, NH2, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये लोन पे डोनेट कर सकता है दो जगह से। और ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड, ये डोनेट कर सकता है फ्रॉम ओनली वन पोजीशन। तो जब ये डोनेट करेगा तो ये इसको ऐसे होल्ड कर लेगा ना,
अंडरस्टैंड दिस सिंपल आइडिया। ये मेटल है, ये मेटल है, ये है NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, NH2 CH2 CH2, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, दोनों डोनर है, ये मेटल है, ये होल्ड कर लिया, ठीक है। तो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बन गई, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड। जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, ठीक है, बन गया ना साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, दिखा आपको, अभी बताया था मैंने आपको, ये मेटल NH2 CH2 CH2 NH2, ये ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसे होल्ड कर लिया, तो ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन गया ना। तो दिस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो मेटल के साथ साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते। तो जब ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको कहते हैं चीलेट, जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको कहते हैं चीलेट। और इसमें जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है जो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है उसको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। अब एक बात बताओ, यहां पे कॉपर प्लस 2 की जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगी, अमोनिया के साथ या इथेन 1,2 डायामाइन के साथ? देखो, इफ आई ट्राई टू होल्ड दिस पेंसिल लाइक दिस, monodentate, if I hold it like this, bidentate, so where the pencil is more stable, holding like this or holding like this? Obviously this is more stable. तो चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। सो bidentate or the polydentate ligand is known as chelating ligand if on coordination it results in the formation of the cyclic compound. अगर कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाया, ध्यान से देखो, ये कॉपर NH2 CH2 CH2 CH NH2 कॉपर, ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो इथेन 1,2 डायामाइन है ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको हम कहेंगे चिलेट, ठीक है। द वर्ड चिलेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिले व्हिच मींस द क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नाउ characteristics of the chelates. चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेड लिगेंड, मैंने भी आपको बताया, ठीक है, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड दो तरफ से पकड़ेगा या दो से ज्यादा तरफ से उसको पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा इट विल होल्ड इट ओनली फ्रॉम वन साइड, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड मे एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड। The chelate containing 5 and 6 membered ring structure including the metal are comparatively more stable. चिलेट तो कोई भी बना सकता है, मैंने आपको कार्बोनेट की कंट्रोवर्सी बताई थी ना। सपोज इसने मेटल को लोन पे डोनेट कर दिया तो चिलेट बन जाएगा, पर क्या ये चिलेट स्टेबल होगा? क्योंकि ये 4 मेंबर की रिंग, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बीच में एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन जब 4 मेंबर को आप अटैच करोगे तो अंदर का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो नॉर्मली जो चिलेट बनते हैं those chelates are more stable where internal angle is according to the ring size. तो नॉर्मली हम ये कहते हैं 5 और 6 मेंबर वाले जो चिलेट बनते हैं, देखो ये वाला चिलेट 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है, मतलब ये चिलेट स्टेबल है। लेकिन कार्बोनेट वाला चिलेट स्टेबल नहीं है क्योंकि वो 4 मेंबर की रिंग है, ओके। चिलेटिंग लिगेंड which do not contain unsaturated group double bond in general form 5 membered ring, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है चिलेट के पास, डबल बॉन्ड है, लिगेंड के पास डबल बॉन्ड है, तो वो 6 मेंबर की रिंग बनाना प्रेफर करते हैं।
Ligand with the larger group forms more unstable ring than the smaller groups due to the steric hindrance. जितने ज्यादा बड़े ग्रुप्स होंगे उतना ही इंटरनल रिपल्शन होगा. चिलेट्स की एप्लीकेशन क्या होती है? Number of metal ions like copper +2, nickel +2, magnesium +2, aluminum +3 are detected and estimated by the formation of colored chelates. इन सबके जो चिलेट बनते हैं, साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं विद अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, वो स्पेशल कलर के होते हैं और स्टेबल होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्शन और आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं to absorb the calcium +2 ions, to absorb the magnesium +2 ions. In the separation of lanthanides and actinides, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 4f सीरीज और 5f सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, दे हैव वेरी क्लोज सिमिलैरिटी विद ईच अदर. उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर हो सकती है. या फिर विद इन लैंथेनाइड सीरीज जितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, विद इन लैंथेनाइड सीरीज जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है. राइट, इट इज लाइक 6s2. ठीक है, सबके पास 6s2 है और साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम पूरी 4f सीरीज में. So there is not much difference in their physical and chemical properties. So separation of the lanthanoids from each other is very difficult. There we can use the chelating ligands to separate from each other, right? The estimation of the harmful elimination of the harmful radioactive substances from body, right? Radioactive poisoning के केस में भी हम EDTA को बहुत commonly use करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं और फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द चिलेट्स. नाउ लास्ट टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है. एक मेटल के साथ बहुत सारे लिगेंड अटैच हैं, बट ऑल आर ऑफ सेम टाइप. जैसे आयरन के साथ 6 लिगेंड हैं, ऑल 6 आर साइनाइड, all 6 are chloride, all 6 are water, whatever, all ligands are same. उसको कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. अगर लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं, जैसे यहां पे कोबाल्ट के साथ इथेन 1,2 डायामाइन भी है और क्लोरीन भी है, अमोनिया के साथ क्रोमियम के साथ अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है, वाटर के साथ ऑक्सलेट C2O4 ऑक्सलेट भी है, C4O4- ऑक्सलेट, ऑक्सलेट भी है और वाटर भी है. तो ये हो गया हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. So I hope this lengthy session you must have understood the basics. If required, please watch certain part of the videos one more time and be clear about the entire concept. ये जो आज का लेक्चर है, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सबसे बड़ा बेस है, राइट? इसमें अगर आप कोई भी गड़बड़ करोगे ना, तो आपको आगे का चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. That is the reason I have not broken then this continuous part in any smaller sections, and I have taken it as a continuous part, right? And we have covered almost most important terminologies, right? अब इसमें हम और टर्मिनोलॉजी ऐड कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हमें डिस्कस करना है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हम डिस्कस करेंगे. तो ये सब पार्ट और ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे. इन सब का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूं. अब इनको एक बार एक सेपरेट वीडियो में, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल है. अब मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं. नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा. मेटल और लिगेंड मिला के जो बनता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल मतलब जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे. बाकी अभी हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने बताया, बहुत क्विकली डिस्कस करूंगा मैं फटाफट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. देखो,
एक मेटल होता है, एक लोन पेयर डोनर होता है। लोन पेयर डोनर को बोलते हैं लिगेंड, जो मेटल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। जितने लोन पेयर एक्सेप्ट किए उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और मेटल प्लस लिगेंड को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑन द सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लिगेंड लोन पेयर डोनर होता है, इसलिए लिगेंड को लुईस एसिड बोलते हैं। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ओके। लिगेंड के एग्जांपल्स डिस्कस किए, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। उसके बाद मैंने आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताई जो आप यूज करोगे, इनको लर्न करना है आपको। उसके बाद स्पेशल पॉइंट बताए, कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, अगर बाइडेंटेड है तो जरूरी नहीं है कि दो ही डोनेट करना है, वो चाहे तो एक भी कर सकता है, मतलब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो डोनेशन साइट्स पॉसिबल होती हैं, लेकिन एक बार में एक ही साइट से डोनेशन होता है, उसे कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये तीन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चिलेट और उस लिगेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और फिर हमने डिस्कस किया चिलेटिंग लिगेंड का एप्लीकेशन। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लिगेंड है, ऑल आयोडाइड, ऑल क्लोराइड, ऑल साइनाइड, ऑल अमोनिया, तो उसको कहते हैं होमोलेप्टिक। अगर अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। I hope the concepts are clear. If not clear, please watch it one more time. This will give you the foundation for the entire remaining part of the chapter.